शुरुआत अहम खबर के साथ। अक़लियती हुकूक के आलमी दिन पर एनसीपी सरबराह शरद पवार ने ट्वीट कर मुबारकबाद दी। शरद पवार ने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तरक्की और तालीम के यकसा मौक़े फराहम करके इनको कौमी धारे में शामिल करने की जामे पेशरफ्त की जानी चाहिए। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अक़लियती हुकूक का आलमी दिन हर साल 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और कौमी यौम अक़लियती हुकूक के मौके पर मध्य प्रदेश की मुस्लिम समाजी तंजीमों ने भी अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ तंजीमें इस दिन को अक़लियतों के हुकूक और हुकूमत की जिम्मेदारियों से ताबीर करती हैं, वहीं कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जिनका मानना है कि हुकूमतों के ज़रिए अक़लियती इदारों का क़याम करने के बाद भी अगर अक़लियती इदारे खस्ताहाली का शिकार रहें और अक़लियती मसाइल पर हुकूमतों के ज़रिए तवज्जो नहीं दी जाए तो फिर इस दिन की कतई कोई अहमियत नहीं रह जाती। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद की बातें बहुत सारी की जाती हैं, स्कीमों का ऐलान किया जाता है, ख़ास तौर पर इलेक्शन के वक्त तो अक़लियतों को सिर्फ और सिर्फ वोट का ज़रिया समझा जाता है, लेकिन आज का दिन क्या सिर्फ दिन मनाने भर से रह जाएगा या हकीकी मायनों में कुछ किया जाएगा? है ना, हम बता दें, कोई भी काम होता है जब इसमें दोनों तरफ से अगर बेदारी नहीं होती है तब तक वो मामला हल नहीं होता है। अक़लियतों के हुकूक की बात की जाए, हुकूमतें अगर संजीदा हैं और इस तरह के दिन को बना रही हैं तो यकीनी तौर पर यह कहीं ना कहीं है कि उनके जहन में अक़लियतों के हुकूक की बात है और वो चाहती हैं कि अक़लियतें अपने हुकूक के लिए बेदार हो और अपने हुकूक को ले। वो अक़लियती इदारे भी कायम किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए अक़लियतों को भी बेदार होने की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अगर हम कौमी सतह पर बात करें या आलमी सतह पर बात करें तो अक़लियतों की सबसे ज़्यादा जो बात होनी चाहिए वो तालीम की बात होनी चाहिए, तालीमी हुकूक की बात होनी चाहिए। और तालीम हुकूक कैसे मिल सकते हैं उसको जो है दूर करने और फिर वहाँ पर इसका भी जिक्र होना चाहिए कि अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो रोजगार के मौके कैसे। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे संजीवों के लोग मौजूद हैं। आज जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अक़लियतों के जो है हुकूक का दिन है, कैसा लग रहा है कि आपको हुकूमतें संजीदा हैं और आप लोग अपने लिए बेदार हैं? ये तो आज सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम इस कौम में बेदारी के लिए आप और आपका चैनल आता है और हम लोगों को ये एहसास होता है कि आज अल्पसंख्यक दिवस है। और तमाम शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को यही नहीं मालूम कि आज अल्पसंख्यक दिवस है। आपके ज़रिए पता चलता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों के हुकूक जो थे 1947 के बाद से बंद हो गए हमको मिलना। कांग्रेस की 70 साल की हुकूमत ने हम लोगों को घोल के निचोड़ के ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जिस कौम की ज़बान अगर छीन ली जाती है तो वो कौम गूंगी भी हो जाती है और बहरी भी हो जाती है। 70 साल की हुकूमत में जो हमारे हुकूक थे 47 के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह छीने, आज तक वो जो छीने थे तो आज वो छीनते चले गए, छीनते छीनते आज इस मुकाम पे आ गए। पार्टियों के साथ साथ बहुत सारी पार्टियों की हुकूमत बदली है, सिर्फ हम एक पार्टी की बात नहीं कर सकते। आज़ादी के बाद बहुत सारी पार्टियां आई हैं और अलग अलग पार्टियों की हुकूमतें रही हैं, नुमाइंदगी रही है। लेकिन सवाल यह कि अक़लियतों का जो आज का दिन है बड़ा अहम दिन है, आपको अपने अधिकार को, आईनी हुकूक को याद करने का भी दिन है और अपने एहतिसाब का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज यौम अक़लियत के तौर पर मनाया जाता है आज का दिन, पर अफसोस की बात है कि अक़लियतों से फ़ायदा तो सारी हुकूमतें उठाती आई हैं, और चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पर अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए कोई काम नहीं किए गए। वो सिर्फ कागज़ों पर रहें और हमें मुश्किल से एक दो फ़ायदे पहुँचे हैं, उसके अलावा कोई फ़ायदे की जो है अक़लियतों के लिए बात नहीं कही गई। इदारे बना दिए गए पर इदारों की तश्कील नहीं हुई। अभी ये मध्य प्रदेश की हुकूमत दोबारा बन चुकी है, पहले कमलनाथ हुकूमत थी, अब शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत है, पर इदारे जो हैं अक़लियतों के वो पूरी तरह बदहाल हैं। ना अक़लियतों के इदारे बदहाल क्यों है? क्या अक़लियत जिम्मेदार या हुकूमत? देखिए, खुशी इस बात की भी है कि अल्पसंख्यक दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम आज के दिन खुशी मनाएं या गम मनाएं, क्योंकि अल्पसंख्यक इदारे जितने भी हैं, चाहे मदरसा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो या उर्दू एकेडमी हो, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो बिल्कुल बीमार हैं और उनसे कहीं भी किसी भी अक़लियती या मुसलमानों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है।
और उन इदारों को भी कोई किसी किस्म की अनुदान की राशि या किसी तरह से कोई मदद नहीं की जा रही है। सवाल ये कि अगर फायदा किसी चीज का नहीं पहुंच पा रहा और जो है सारी पार्टियां आपके पास वोट लेने के लिए आती हैं, तो आप कितना बेदार हैं? क्योंकि अगर आप जो है जागरूक हैं, बेदार हैं, तो आप अपना हक ले सकते हैं। आप इल्जाम तो पार्टियों पर लगा रहे हैं, सवाल है कि आप खुद कितना बेदार हैं। बिल्कुल सही सवाल आपका। बेदारी तो इस कौम में आई है, पिछले 20 साल से इस कौम में बेदारी आई है। जो जिस तरह पहले 20 साल पहले हमारे बच्चे साइकिलों की दुकानों पे, पंचर की दुकानों पे, सब्जी की ठेलों पे लगे रहते थे, आज यकीनन सब्जी वाला हो या साइकिल वाला हो या पंचर वाला हो, आज अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूलों में खुद के उस पर तालीम दे रहा है। ना कि सरकारों ने मदद नहीं करी, हमें हुकूमत ने मदद नहीं करी। हुकूमत ने जितने इदारे मुस्लिम बनाए तो उसमें ऐसे लोगों को बिठाया कि रबर स्टाम्प की तरह, पत्थर के अचार की तरह रखा तो है, दिख तो रहा है कि इदारे हैं, लेकिन हम काम नहीं कर सकते। ये स्थिति रही है इस कौम में। और आज जो बेदारी जो कौम में आई है, तो यकीनन इस कौम के लोग जागे हैं, कौम के लोग जागे और इनको और भी जागरूक करने जी। की, मेहताब आपके साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, मेहताब आप तो जो बात पूछ रहे हैं वो तो रहेगी। यहाँ पर एक और अहम हम बात ये जानना चाहते हैं कि खासतौर से कोरोना के जो दौर में हमने देखा कि अगर हम अदीबों की बात करें, क्योंकि भोपाल में आप मौजूद हैं और ये वहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है, इसलिए ये सवाल काफ़ी अहम है। चाहे अदीबों की बात करें, शायरों की बात करें, कवियों की बात करें, ख़ासतौर पर कोरोना के इस दौर में इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो क्या आज के दिन को इस तौर पर नहीं मनाया जा सकता या आगे के लिए अहद नहीं किया जा सकता कि ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है अदीबों की, शायरों की, तमाम तर जिसने तहजीब और सकाफत का एक मिसाल बन के रही है, क्या यहाँ से एक आवाज़ नहीं उठ सकती कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के लिए कम से कम अब कुछ काम किया जाए, इनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, सिर्फ इल्जाम ना दिए जाएं? है ना, एक बड़ा अहम सवाल। और मैं बताऊं कि जो है मार्च में जब से लॉकडाउन लगा तो भोपाल के शायर हों, अदीब हों, या हिंदी के शायर हों, उर्दू के शायर हों, दूसरी ज़बानों के शायर हों, इन लोगों ने बड़ी जो है खंदा पेशानी से तमाम लोगों के लिए अपने घरों से निकलकर सोशल डिस्टेंस के साथ मदद की। समाजी तंजीमों की बात करें, चाहे जो है संयुक्त मोर्चा हो, चाहे जमीयत उलमा हो या दूसरी तंजीमों, तमाम लोगों ने मदद की। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमतों ने अपने दरवाजे जहाँ पर किसानों के लिए खोले, दूसरे पसमानदा लोगों के लिए खोले, वहाँ पर उन्होंने फनकारों के लिए, अगर हम शायरों की बात करें, अदीबों की बात करें, या दूसरे जो है म्यूजिशियन की बात करें, गुलकारों की बात करें, या फिर ड्रामा आर्टिस्ट की बात करें, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इन लोगों ने बार बार आवाज उठाई, क्या वजह मानते हैं? सरकारों को करने का जो तरीका है वो सरकार की नीयत नहीं है, करनी में और कथनी में सरकार के अंतर है। आपने जिस तरह बताया कि फनकारों ने, शायरानों ने, कलमकारों ने जो सड़कों पर आकर इस लॉकडाउन की अवधि में जो मदद की है, यकीनन काबिल तारीफ। वो कोई, मैं समझता हूँ कोई और दूसरे सरकार की नुमाइंदगी ने सड़कों पर आकर लॉकडाउन में किसी की मदद नहीं करी। और मैं खास बात ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज से, कि हमें अल्पसंख्यक दिवस नहीं मनाना चाहिए। तो हमारे लिए काला दिन है, इसको हम तो काले दिवस के रूप में मनाए सारा मुल्क के अल्पसंख्यक समाज। तो कम से कम इनको एहसास होना चाहिए, इनको जगाएं हम लोग। इनके प्रोग्राम सब चलते हैं, अल्पसंख्यकों का ये प्रोग्राम आप जो दिखा रहे हैं, यकीनन देश का पहला ऐसा टीवी चैनल है जो हम लोगों के लिए वक्त वक्त आप हमारे बीच में आते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं। तो हमें तो मैं तो गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि आप इसको काले दिवस के रूप में मनाएं। काले दिवस पे देखिए, तो आपको अपना भी एहतसाब करने की जरूरत है। यहाँ पे आज के दिन तो एक हम खुद को जो है अपने एक कदम उठाना चाहिए कि आपके लिए अगर कहीं पे गलतियां, कोई कमियां हुई हैं, तो हम उसका जो है एहतसाब करते हुए अगला कदम कैसे उठाएं कि शायर हो, अदीब हो, फनकार, जो भी चीज़ है उनको हक भी मिल सके और अक़लियतों को भी हक मिल सके। जी बिल्कुल, अक़लियतों को हक मिलना चाहिए और तमाम जितने भी शोबे अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको हुकूमत की तरफ से बहुत सी चीज़ें, सहूलतें फराहम होना चाहिए। पर हमारे मुतालबात बार बार करने के बावजूद भी हुकूमतों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये तो अफसोस की बात है कि आज फिर हम यहाँ खड़े हुए हैं और मुतालबात कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि इन लोगों के कानों तक हमारी आवाज़ जाएगी। तो आज के दिन कोई अहद भी तो आप कर सकते हैं कि अगला जब साल जब आए तो कम से कम आप एक जो है
माइलस्टोन तय करें कि इस बार हम ये कदम उठा रहे हैं और इस साल भर तक हमें संघर्ष करके इसको हासिल करना है। बिल्कुल, हमारी तरफ से संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आइंदा साल पूरा जो है हम अक़लियतों की फलाह और बहबूदी में सर्व करेंगे और हमारी जानिब से जितनी कोशिशें हो सकेंगी वो कोशिशें करेंगे और हुकूमत को भी बेदार करने की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यकों से फ़ायदा ना उठाए, उनको फ़ायदा पहुँचाने, उनकी फ़िक्र करने की कोशिश करें। फिक्र करने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब, फिक्र क्यों नहीं हो पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़लियतों के मसाइल जहाँ बहुत पहले से थे आज भी वही हैं। अक़लियतों के मसाइल का मैटर ये आता है कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो इस तरफ जो है यूज़ एंड थ्रो वाला इस तरह काम करती हैं। हमारा कहना यह है कि अक़लियत जो है इसी मुल्क की आवाम हैं और इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, उनके साथ ये सोताला व्यवहार क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से जो है हमें यूज़ किया जाता है और तो फेंक दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें वाकई यहाँ का दोयम दर्जे के नागरिक नहीं मानते हैं और हमें इसका बिल्कुल जो लीगली तौर पर एक नंबर का नागरिक होता है वो मानते हैं, तो हमारे साथ में इंसाफ का मामला होना चाहिए। और इसके लिए सवाल ये कि आप बार बार मुतालबा करें, आपने खुद अपनी बेदारी का सबूत कितना दिया? हम लोगों ने अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है जमीयत उलमा तो काम करती रहती है मुस्तकिली, यानी अवामी बेदारी का काम करती है। इसके साथ साथ में ख़ुद भी जितना हो सकता है वो काम करते हैं फलाह व बहबूदी के। और ज़ाहिरी बात है कि इतना बड़ा काम पूरे, चूँकि तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, उसकी फ़िक्र तो एक मुल्क की हुकूमत ही कर सकती है और उसको करना चाहिए। यकीनी तौर पर देखिए, हुकूमत को भी अपना काम कर रही है। हुकूमत के साथ साथ हमें भी अपने बेदार होने की ज़रूरत है और बेदार होने के साथ साथ हमें अपनी नज़र और नज़रिए को भी बदलने की ज़रूरत है। जब हम नज़र भी बदलेंगे और अपना नज़रिया भी बदलेंगे, जीने का नया तरीका हम देखेंगे, क्योंकि पत्थर को, जो मील के पत्थर को उखाड़ कर दूसरा पत्थर लगा देने से तरक्की नहीं हो जाती है, बल्कि आपको तरक्की की नई इबारत रकम करने के लिए अपनी बेदारी का सबूत देना पड़ेगा, है ना? जी मेहताब, और यहाँ पर एक और बात ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आप ये कह रहे हैं कि क्यों ना आज के दिन से बेहतर शुरुआत की जाए, उर्दू के लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या अपने घरों से उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए कुछ किया जाएगा? आज के दिन ये सवाल काफ़ी अहम है। हाँ, है ना, एक बड़ा अहम सवाल। और मैं ये सवाल इसलिए भी अहम है कि भोपाल वो स्टेट है, वो जगह है कि यूनाइटेड इंडिया में भोपाल वो पहली रियासत थी जिसने उर्दू को सरकारी जबान बनाया था। और अगर भोपाल से सवाल जाता है पूरे मुल्क में तो ये सब इसका रिलेवेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भोपाल के 28 साल बाद रियासत हैदराबाद ने उर्दू को सरकारी जबान बनाया था। लेकिन आज भोपाल की अगर हम बात करें तो अक़लियतों के जितने भी इदारे, उर्दू अकेडमी की बात करें, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड की, तो यहाँ पर भी आपको उर्दू नजर नहीं आए। कुछ तंजीमों ने जरूर इसके लिए मुहिम शुरू की थी। अब सवाल यह कि आप अपनी जबान की आबियारी के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम तो अपनी तरफ से पहले से बेदार हैं और कई बेदारी मुहिम चलाई भी जा रही हैं उर्दू ज़बान के लिए। हमने उसको फ़रोग़ देने के लिए बच्चों में दीनी तालीमी किताबें बाँटी, उर्दू के फ़रोग़ के लिए किताबें बाँटी, और भी जो बुनियादी काम होते हैं वो हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। पर हमने ये देखा है कि हुकूमत सिरे से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम नहीं कर रही। अब तो ये होने लगा है कि जो पहले भोपाल शहर में उर्दू नज़र आती थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्डों में, हुकूमत के लेटर पैडों में, वो सब जो है ओझल होती हुई नजर आ रही है। ओझल होती नजर आ रही है। क्या वजह मानते हैं कि जबान भी खत्म हो रही है? हम भी गुनाहगार हैं उसमें। हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो हमारे जो शहर के सर्वे सरवा हैं, जिनको हम अपना बड़ा कहते हैं, इस कौम को जो खिदमत अंजाम देते हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं गुमराह हैं। उनकी वजह से कौम भी गुमराह है। अगर वो जागे होते तो हम लोग भी यकीनन जागे होते। सवाल ये तो बहरहाल क्यों नहीं आई बेदारी की बहुत जरूरत है, और अगर आज यहाँ से बेदारी की आवाज उठती है तो वो पूरे मुल्क तक पहुंचेगी। मेहताब आलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो आपके तमाम मेहमान खड़े रहे उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, अक़लियती दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या कुछ इस पर रद्द-ए-अमल है, उससे लगातार हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
विद चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। आइए आपको सीधे दिखाते हैं। उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहाला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। एक और अहम खबर, रामपुर हुनर हाट का इफ्तिताह हुआ। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुनर हाट का इफ्तिताह किया। ये हुनर हाट 18 से 27 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें 27 रियासतों के दस्तकार हिस्सा ले रहे हैं। ये हुनर हाट प्लेटफॉर्म पर भी दस्तयाब होगा। ये हुनर हाट जो है वो प्लेटफॉर्म पर भी साइमल्टेनियस होगा, वर्चुअल भी चलता रहेगा, और लोग जो है वो अब इसके साथ में ही खरीदारी जो यहाँ पर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन देश और दुनिया में ये प्लेटफॉर्म पे हमने अभी इसका एक ट्रायल किया था, जो किया था हमने प्रीतमपुरा में, दिल्ली में 1 महीने पहले, लेकिन वो 100% मतलब फुल ट्रायल नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम एक तरह से इनिशिएट कर रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं, एकदम यहाँ पे 100% परफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म पर भी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी ये हुनर हाट जो है वो दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी व्यक्ति होगा
और चाहेगा तो उसको वो वहाँ पर देख सकता है। देखने के बाद वो शॉपकीपर दुकानदार के पास जो है वो पहुँच सकता है उस दुकान पे। उस जो हमारा आर्टिसंस है, जो दस्तकार है, शिल्पकार है, जो व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका का है वो व्यक्ति, या ब्रिटेन का है, या मुंबई का है, तो वो सीधे उससे बात भी कर सकता है कि भाई आपका ये सामान है, ये हमको चाहिए, ये इतनी हमें 100 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, ये ऑर्डर है। ये इसमें एक जो खासियत ये है कि जो कलाकारों का यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा होगा, लेकिन जो अनुभव आया बड़े बड़े खासतौर से शहरों में, मुंबई में, जैसे मैरिन ड्राइव में हमने जब किया था तो करोड़ों रुपए का ऑर्डर मिला उन लोगों। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामपुर से हमारे साथी विशाल, इस हुनर हाट को लेकर वहाँ के लोगों में, वहाँ के दस्तकारों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। आपसे नज़ारा जानना चाहेंगे इस वक्त का। जी बिल्कुल, ये 18 तारीख से 27 तारीख तक जो है हुनर हाट जो है मतलब का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो पूरे देश के मतलब देश में जो है अपने उनके 27 राज्यों से लोग आए हुए हैं। जो कारीगर शिल्पकार लोग जो है वो आए हुए हैं, जिनके हुनर को जो लोग क्या कहते हैं दबे हुए थे, उनके हुनर को यहाँ एक पहचान मिलेगी, उनको एक नया रोजगार मिलेगा। और जिसके जरिए ये एक ईट प्लेटफॉर्म जो है, ईट प्लेटफॉर्म के द्वारा भी जो है उनके रोजगार, उनकी जो है जो कला है उनकी, उसको मतलब दिखाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो विदेश में जो लोग बैठे हुए हैं, दूर जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी जो है इस कला के, इस हुनर हाट को जो है मतलब ईट प्लेटफॉर्म के जरिए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो मतलब कारीगर है, जो शिल्पकार है, जिनका जो हुनर जो है वो दबा हुआ था, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उनको एक तरह से रोजगार का प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रामपुर में इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म की बेहद जरूरत थी, और हुनर हाट उन तमाम दस्तकारों के लिए, फनकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर खास इस्तेमाल किया गया है। बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आ रही है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसे में खुले मैदान में आंदोलन पर मजबूर किसान अब सरकार के साथ साथ सर्दी से भी नबरदाज़मा हैं। आंदोलन के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अब तक 20 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर यानी उत्तर प्रदेश गेट पर किसान आंदोलन पर किसानों से बातचीत की। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और इस बीच किसान आंदोलन पूरे शबाब पर है। किसानों को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ आंदोलन की लड़ाई है और दूसरी तरफ जो लड़ाई है वो सर्द हवाओं के खिलाफ लड़ाई है। आग उनका वाहिद सहारा है, जगह जगह अलाव जल रहे हैं और इसके साथ हुक्के की जो महफिल है वो जम रही है। तो किसान दो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सर्दी से लड़ाई लड़ रहे हैं और एक सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने किसानी के हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, चर्चाएँ हो रही हैं। आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट पर आए हैं और यहाँ इसी तरह की एक महफिल में पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर हुक्के के साथ चर्चा क्या हो रही है। आओ, हुक्के के साथ चर्चा यार ये तीनों कानून ना वापस लेने पड़ेंगे। इधर किसान ये डटे रहेगा जहाँ नीचे और इससे बत्ती चढ़ा आ जाओ। किसान बिल्कुल नहीं मानना है, ये बड़े कानून उल्टे ले लो, हम चले जाएंगे। कानून ये उल्टे ले नहीं रहे, इनके तो तानाशाही चल रही भैया। सारी समस्या तो किसान की अगर समस्या हो रही हो, 12.5 बिजली मारा कर दी, पावर के पीछे उन्होंने बढ़ा दिए, सारी समस्या है, पेमेंट हमारा नहीं हो रहा, ये हमारे केबल कट लग रहे बिजली वाले। ये देखते तो किसान कहाँ तो उसमें आ रहा, कुछ देखा नहीं। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो, सर्वोच्च न्यायालय है, किसान तो भोला भाला है, सुप्रीम कोर्ट को मानना है और मानना भी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है वो तो। बाकी हमारे किसानों का जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश करा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाए, हमारा आज लो नहीं हुआ, 1 साल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश या सरकार ही नहीं मानती, मिल मालिक नहीं मानते। इससे ये जाहिर होता है कि यह सरकार जो है या मोदी अमित शाह की नहीं या अडानी अंबानी की सरकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी इन पर कोई असर नहीं। ताऊ एक बात बताइए, अब जो मौसम बदल गया जितना, लड़ाई कौन सी बड़ी है? ठंड से लड़ाई बड़ी हो गई या वो वाली लड़ाई बड़ी चल रही है?
भाई लड़ाई बड़ी मारे तो ठंड में तो हम वहाँ भी खेतों में करें रात दिन। नहीं, परेशानी तो किसान के सामने है सो वहाँ है तो यहाँ है। सर्दी भी है, बच्चे हमारे छोटे छोटे वहाँ पड़े, वे भी आने को लग रहे, 4 हो रहे। हमारे पास तो तानाशाही दिखा रहा है, बात करो अरे से उल्टा हटाओ, जो हमारी मांग है अपना हम घर को बोलेंगे। जिस चीज की हमें अगर बातचीत हो तो कैसे, बातचीत ना हो, पेच फंसा रहे तो मामला कैसे बनेगा? कुछ आप पीछे हटो, कुछ वो पीछे हटे। नहीं, सरकार को हटना पड़ेगा, वही बताऊंगा। वो तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा। ये बिल वापिस ले लो तो किसान चले जाएगा, और कौन सी बड़ी बात है इसमें? ये तो ही हठ धर्मी पे आ रहे। सुप्रीम कोर्ट में कल जो बात हुई उसमें ज़्यादा जोर इस बात पे रहा कि किसानों ने रास्ता बंद कर रखा, दिल्ली की घेराबंदी करके अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। भाई साहब आप बताओ क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात है जी, किसान बॉर्डर पे पड़ा, रोक तो सरकार रही। हमने जो है, जो जरूरी सामान है, खाद्य सामग्री और एम्बुलेंस, सबके रास्ते छोड़ रखे। हमारी जनता से तो कुछ नहीं, सरकार से ही तो है। सरकार को हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से बतानी चाह रहे। सरकार जो है हमारी शांतिपूर्ण तरीके से सुन नहीं रही। सरकार यूँ शांति का पुजारी है, देश का पेट भरे, यूँ हमें भिखारी समझ रहे आगे। और जिवजा देखो, जिवजा तंग आ जा आदमी तो फिर जंग के लिए तैयार हो जा। इन किसान जंग के लिए तैयार है। रही बात या जो लोग किसानी को नहीं समझता, वो किसान जब ये बिल हैं और ये नु कह रहे हैं हम इसमें संशोधन कर लेंगे। एक हमारा कपड़ा है, आप समझते हैं, यूँ हमारा ये नु कहे हम इसमें 80-90% सुधार करें। हमारा अगर कपड़ा 1% पट गया तो वो रफू हो जाएगा जी। हमारा 80-90% पट गया तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं, क्यों हमारे पे थोपे हैं ये है जो किसानों के बीच हुक्के के साथ चल रही है। ये तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, बहस हो रही है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खेलों की दुनिया से इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों का अच्छा मुजाहरा। दूसरे सेशन के खेल में बल्ले पर गेंद भारी। अश्विन ने 3 जबकि बुमराह ने 2 विकेट झटके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं 92 रन। इंडिया की पहले पारी की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया 152 रन पीछे। आपको बताएं कि टीम इंडिया ने पहली पारी में 244 रन बनाए हैं। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों का अच्छा मुजाहरा। अश्विन ने 3 जबकि बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए हैं। दूसरे सेशन के खेल में बल्ले पर गेंद भारी दिखाई दे रही है। इंडिया की पहले पारी की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया 152 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए हैं। तो टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 244 रन। खबरों में इतना ही। आदाब।